हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आपका एसएससी जेई का एग्जाम जो अभी रिसेंटली हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। और जिन लोगों का अच्छा हुआ वो लोग सीबीटी 2 की तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। जिन लोगों ने सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी जो प्रैक्टिस है या जो अपना जो एग्जाम है उसको किस तरीके से स्टार्ट करें, उसकी तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करें। तो वहां पर उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा क्योंकि नंबर ऑफ डेज बहुत लेस है आपके पास में। आपके पास ऑलमोस्ट 45 डेज है और 45 डेज में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि वही चीज आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। क्योंकि देखो सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ है ना वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम था। इस बार सीबीटी 1 ने टोटली अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। इससे पहले जिस भी पैटर्न में आपका एग्जाम होता था एसएससी जेई का, वो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। अब वो पैटर्न चेंज कैसे हुआ, जैसे उसमें कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए, कुछ स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ गए, कुछ आपसे ये पूछ लिया ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन पूछ लिया, या मेजरली जो पेपर रखा वो हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट से वेरी कर रहा था। मान लो आपने किसी सब्जेक्ट को कॉन्स्टेंटली स्टडी किया कि इस सब्जेक्ट का वेटेज प्रीवियस ईयर में इतना रहता है और अभी भी रिसेंट ईयर में इतना ही रहेगा, तो उन सारे मिथ को इसने चेंज कर दिया। क्योंकि यहां पर कुछ सब्जेक्ट का वेटेज है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया और कुछ सब्जेक्ट का वेटेज है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया। लाइक अगर मैं बात करूं तो सोयल का वेटेज है पिछले 2-3 सालों से बढ़ रहा था, वो कंटिन्यूअसली बढ़ा है। अगर हम बात करें तो सर्वे में कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपका वेटेज सेम रहा है, बट बीएमसी का वेटेज है वो हर पार्ट में फ्लक्चुएट किया है, किसी में ज्यादा मार्क्स किसी में कम मार्क्स का रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एस्टिमेशन का जो वेटेज है वो भी आपका लगभग कांस्टेंट ही रहा है, 6 to 8 मार्क्स या 9 मार्क्स। कुछ नया सब्जेक्ट जैसे ऐड हुए, रेलवे, ये सारे सब्जेक्ट भी ऐड हुए। तो अब क्या होगा आपके साथ में कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टडी करते हो तो उसके साथ आपको कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको अपनी कैलकुलेशन भी फास्ट करनी होगी। तो अभी तक आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको फिजिकल कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करनी है या आपको वर्चुअल कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करनी है। यह एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अगर फिजिकल कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस की है और वहां पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाता है तो आपकी जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि फिजिकल कैलकुलेटर और वर्चुअल कैलकुलेटर में बहुत डिफरेंस है। सिमिलरली आपने वर्चुअल कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस की और वहां पर आपको फिजिकल लेके जाना है तो भी आपकी कैलकुलेशन प्रोसेस में काफी प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए जानना जरूरी है कि एसएससी जेईई सीबीटी 2 में आपका वर्चुअल कैलकुलेटर होगा या फिजिकल कैलकुलेटर होगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं एसएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया है। एसएससी के पेज नंबर 17 पे जाते हो तो आपको ये लाइन मिल जाएगी 13.5 पैरा में। 13.5 पैरा में आपको ये लाइन देखने को मिल जाएगी। क्या कहा गया है कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ऑन स्लाइड रूल, calculator, logarithm table and steam table for paper second only. They are not allowed for using such aids for paper 1. मतलब आपको इसको पेपर 1 में नहीं लेके जाना था, आपको पेपर 2 में अलाउ किया गया है कि आप ले जा सकते हो साइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल और स्टीम टेबल, इन सब के बारे में। मतलब ये सारे डेटा आप ले जा सकते हो, मतलब आपके पास फिजिकल कैलकुलेटर होने वाला है। अभी तक नोटिफिकेशन तो यही कहता है, रेस्ट डिपेंड करेगा उस टाइम टीसीएस क्या, मतलब टीसीएस के थ्रू एग्जाम हो रहा है तो उस टाइम आपके क्या अप्लाई करता है। अभी तक इसने अपने नोटिफिकेशन में तो यही मेंशन किया है कि आप फिजिकल कैलकुलेटर ले जा सकते हो, फिजिकल कैलकुलेटर पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करो तो वहां पर आपके पास में अभी तक इसने कैलकुलेटर कौन सा लेके जाना है, 82 ms, 100 ms, 991 ms, 991 ES, 991 ES प्लस, कौन सा कैलकुलेटर लेके जाना है अभी तक ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बट इससे पहले जितने भी मेंस के एग्जाम हुए हैं उनमें अगर कैलकुलेटर अलाउ किया गया है तो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होना चाहिए। मतलब नॉन प्रोग्रामेबल का मतलब आपको 100 ms से ऊपर के कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं है। तो जितनी भी प्रैक्टिस करो तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप 100 ms का कैलकुलेटर लेके जाएं या 82 ms कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करें, जिससे वहां पर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अगर आपने उससे जो इक्वेशन सॉल्व करना या मेजर जो बड़ी कैलकुलेशन होती है उसको डायरेक्टली सिंगल स्टेप में सॉल्व करना सीख लिया तो आपका टाइम भी बचेगा और आप मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटेंड कर पाओगे। तो यहां पर आपको यह पता चल गया होगा कि आपको कौन सा कैलकुलेटर लेके जाना है, फिजिकल,
फिजिकल कैलकुलेटर में भी ये आपके नोटिफिकेशन, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उसमें स्पेसिफाइड रहेगा कि आपको कौन सा कैलकुलेटर लेके जाना है। तो अभी तक तो हम ये जान रहे हैं कि यहां पर हमें फिजिकल कैलकुलेटर लेके जाना है और नॉन प्रोग्रामेबल पर प्रैक्टिस करनी है। बेटर आप लोगों के लिए यही रहेगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस में इन्हीं सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज।